तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें मंगोलिया फेस्टिवल का सीन दिखाया गया, जहाँ पर टाउन के सभी लोग मास के लिए जमा हो गए थे। साथ ही साथ वहाँ पर सोल्जर्स का खेमा एक प्रीस्ट को लेके आता है। उस प्रीस्ट के वहाँ आते साथ ही सभी लोगों ने उसके सामने अपने सिर झुका दिए, मगर लिनले तो बस क्यूरियस होकर इस खेमे को देखे जा रहा था। तो एलिस ने उसे इशारा किया कि उसने भी रिस्पेक्ट के तौर पर अपना सिर झुका देना चाहिए। तो लिन ने भी एलिस का दिल रखने के लिए उस बंदे के सामने बो डाउन किया और अब वो प्रीस्ट ढेर सारी सीढ़ियां क्लाइम करते हुए एक प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया। उसने वहां आते साथ ही अपनी मैजिकल स्टिक को जमीन पर हिट कर दिया और उसके ऐसा करते साथ ही उस पूरी जगह पर उसकी स्पिरिचुअल पावर फैलने लगी। और अब वो प्रीस्ट इन सभी को बताने लगा कि हम सभी गॉड की संतान हैं। गॉड की वजह से ही हम जिंदा है, उसी की वजह से हमारा वजूद है। तो तुम सभी लोग मेरे साथ मिलकर गॉड को याद करो। और तभी मानो वहाँ पर कुछ अलग हो गया। सभी लोग उस बंदे के कंट्रोल में आ चुके थे। वो सभी लोग एक साथ ही कहने लगे कि हम गॉड के सामने प्रे करते हैं कि वो हमारे हर एक गुनाह को माफ कर दे। और फिर उन सभी लोगों ने अपना सिर नीचे झुका दिया, जिसमें लिन भी शामिल था। वो भी गॉड से कहने लगा कि हम पर अपनी रहमत बरसाओ, हम पर दया दिखाओ। और उतने में लिन को मास्टर डिलॉन की आवाज आई, जो कि उसे नींद से जगा रहे थे। जैसे लिन को होश आया, मास्टर डिलॉन कह रहे थे, शुक्र है तुम्हें होश आ गया, मैं न जाने कितनी ही देर से तुम्हें जगाने की कोशिश कर रहा था। जिस पर लिन अपने मास्टर को बताने लगा कि पता नहीं मुझे क्या हुआ था, ऐसा लगा कि मैं इस होली लाइट में पूरी तरह से खो चुका हूँ। एक काफी रिलैक्सिंग फीलिंग थी, मेरे माइंड में दूसरा कोई थॉट आया ही नहीं। वैसे तो मैं इस बंदे के सामने सबमिट नहीं करना चाहता था, लेकिन ऐसा हुआ मानो मेरा खुद पर कोई बस ही नहीं रहा। ऐसा लग रहा था कि वो प्रीस्ट मेरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। जो सुनते साथ ही मास्टर डिलॉन हंसने लगे। वो कहते ऑफ कोर्स तुम्हें ऐसा ही फील होगा, आफ्टर ऑल ये उस प्रीस्ट की स्पिरिचुअल मैजिक पावर है, जो कि एक ही साथ हजारों लाखों लोगों को कंट्रोल कर सकती। ये सुनकर ही लिन तो काफी ज्यादा हैरान हो गया। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये प्रीस्ट गॉड के नाम पर अपनी मैजिकल पावर का यूज कर रहा। साथ ही उसने देखा कि एलिस भी स्पिरिचुअल एनर्जी में पूरी तरह से खो चुकी है। वो बड़े ही प्यार से उस प्रीस्ट को घुरे जा रही थी, मानो उस प्रीस्ट के अंदर उसे कोई गॉड नजर आ रहा। लिन तो तुरंत ही समझ चुका था कि ये प्रीस्ट अपनी स्पिरिचुअल मैजिक का इस्तेमाल करते हुए इन सभी को मैनिपुलेट कर रहा। अगर इस दुनिया में गॉड वाकई एग्जिस्ट करता है, तो फिर इस प्रीस्ट को ऐसे पेंद्रे अपनाने की क्या जरूरत पड़ गई। और उतने में वहाँ पर स्नोफ्लेक्स बरसने लगे, जिसके टच होते साथ ही ये लोग स्पिरिचुअल मैजिक से आजाद हो चुके थे। वाले सभी लोग काफी ज्यादा खुश है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वाकई उन्होंने गॉड के प्रेजेंस को महसूस किया, जबकि ये तो बस उस प्रीस्ट की मैजिकल पावर थी। और अब एलिस और लिन भी वहाँ से निकल पड़े। एलिस के चेहरे पर काफी ज्यादा खुशी थी। वो लिन से पूछती कि बताओ तुम्हें ये मास्क कैसा लगा। मैं तो जब भी मास्क को अटेंड करती हूँ तब मुझे काफी रिलैक्स फील होता है। ऐसा लगता कि गॉड ने मेरी सारी चिंताओं को खत्म कर दिया। मेरा माइंड पीसफुल फील करता है, मानो इस दुनिया में कोई परेशानी है ही नहीं। जिस पर लिन कह रहा था कि मुझे तो काफी ज्यादा अजीब लगा, ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे माइंड को कंट्रोल कर रहा है। मैं तो अपने मर्जी के मुताबिक कुछ भी नहीं कर पा रहा था, मानो उस पावर ने मुझे जकड़ लिया हो। वह लिन की बातें एलिस को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो गॉड की फॉलोअर थी। वो उसे कहती कि तुम गॉड के प्रेजेंस में सबमर्ज हो गए थे, इसे कंट्रोल कहना नहीं कहा जाता। गॉड ने तो हमारे सारे गुनाहों को माफ किया। मगर लिन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता है कि उस प्रीस्ट ने बस एक स्पिरिचुअल मैजिक का इस्तेमाल किया है। उसने अपने एबिलिटीज के दम पर गॉड का एक फेक प्रेजेंस क्रिएट किया, जिसमें सभी लोग पूरी तरह से खो चुके थे। ऐसे प्लेजर में हमने कभी खुद को कैद नहीं करना चाहिए। इस तरह से तो वो बंदा हमारे माइंड को मैनिपुलेट कर सकता। जो सुनकर एलिस उससे कहने लगी कि तुम ऐसी बकवास कैसे कर सकते हो। अगर हमने गॉड के सामने सच्चे दिल से प्रे किया तो वो हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर देते हैं। लिन को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि एलिस गॉड की इतनी बड़ी फॉलोअर है। तो तुरंत ही एलिस को बताने लगा कि मैं गॉड पर यकीन नहीं करता। जहाँ तक मेरा मानना है, अगर कुछ हासिल करना है तो हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती। ढेर सारी मुसीबतों को झेलकर ही हम अपने बेस्ट वर्जन को पा सकते हैं। तो फिर तुम इसे गॉड की ग्रेस कैसे बोल सकती हो। अगर मैं सिर्फ गॉड का नाम जपता रहूं तो क्या मेरी कल्टीवेशन में इम्प्रूवमेंट होगी? ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर मुझे बेस्ट बनना है तो हर रोज मेहनत करनी पड़ेगी। जो चीज मैंने दिन रात मेहनत करके हासिल की है, मैं उसे
इसे गॉड की ग्रेस नहीं कहूंगा। यहाँ पर गॉड का कोई प्रेजेंस नहीं था, बस चर्च ऑफ लाइट ने अपनी एक मैनिपुलेटिव टेक्निक का इस्तेमाल करके सभी को कंट्रोल किया ताकि लोग हमेशा ब्लाइंडली उन पर यकीन करें। वह लिन की बातें एलिस को जरा भी पसंद नहीं आई थी। वो उसे कहती कि मैं यहाँ से घर जा रही हूँ, मेरे साथ आने की कोई जरूरत नहीं। लिन भी उसे नहीं रोकता क्योंकि उसे पता था कि एलिस इस जाल में काफी ज्यादा फंस चुकी है, उसे बाहर निकालना इम्पॉसिबल होगा। तो लिन भी चुपचाप से वहाँ से एकेडमी की तरफ रवाना हो गया। अब अगले ही दिन लिन परुक्स गैलरी में पहुंच जाता है। वो वहाँ के हेडमास्टर से बात कर रहा था। दरअसल हाल ही में लिन का एक स्कल्पचर सोल्ड आउट हुआ था जो कि काफी ज्यादा महंगा बिका। लिन को तो इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी आर्ट इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव बिकी। तो वहाँ के मास्टर उसे बताने लगे कि ऑर्डिनरी स्टोन स्टैचूज 1000 गोल्ड कॉइन्स में बिके जाते हैं, लेकिन मैंने सबको ये बताया कि तुम अर्नस्ट एकेडमी के एक जीनियस मैजिशियन हो। मैजिक के साथ साथ तुमने स्कल्पटिंग में भी महारत हासिल की है। जैसे ये बात लोगों को पता चली वो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए और तुम्हारे स्टोन स्टैचू की कीमत हद से ज्यादा बढ़ गई। हमें आर्ट के साथ साथ अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करना पड़ता, तभी जाकर हम इस दुनिया में अच्छा खासा पैसा कमा सकते। और अब ये लोग एक बीस्ट के स्टैचू को ऑब्जर्व करने लगे। लिन को तो ये स्टैचू काफी ज्यादा अमेजिंग लगा था। उसे तो इस स्टैचू को देखते साथ ही एक असली बीस्ट का एहसास हुआ। तभी वो मास्टर उससे पूछने लगे कि बताओ ये वाली आर्ट तुम्हें कैसी लगी। दरअसल मैंने ये ओब्रायन गैलरी से उधार ली है ताकि इसे डिस्प्ले में रख सकूं। ये एक मास्टर लेवल का वर्क है, इसे देखते साथ ही सभी लोग अमेज हो जाते। इनफैक्ट लिन भी इस कारागिरी को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया। वो तुरंत ही उस मास्टर को बताने लगा कि मैंने हाल ही में स्कल्पटिंग का नॉलेज हासिल किया है, आप यूँ समझ लो कि मैं उसमें फ्रेशर हूँ। तो अगर आपके पास इम्प्रूवमेंट के कोई सजेशन है तो प्लीज मुझे बता दीजिए। जिस पर वो मास्टर कह रहे थे कि बच्चे तुम तो एक्सेप्शनली टैलेंटेड हो, भले ही तुमने हाल ही में स्कल्पटिंग का काम शुरू किया मगर तुम तो उसमें माहिर लगते हो। चट्टानों पर तुमने जो लाइन काफ की है ऐसा लगता ही नहीं कि उसे कहीं पर रोका गया हो। वो सारी लाइनें एक ही फ्लो में नजर आती। इनफैक्ट उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो तुमने वो स्टैचू एक ही ब्रीदिंग में कंप्लीट कर दिया। उसमें तुम्हारा जो फ्लो था वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं लगता। उतने में ही मास्टर डिलॉन तुरंत ही माइंड स्पेस से बाहर आ गए। वो लिन से कह रहे थे कि भला तुम इस बंदे से सजेशन क्यों मांग रहे हो, इतना बड़ा मास्टर तुम्हारे सामने है। इस दुनिया में हम दोनों के अलावा कोई नहीं जिसने फ्लैट सोर्ड स्टाइल का इस्तेमाल किया हो। इसी सोर्ड स्टाइल का इस्तेमाल करके तुम अपने बेहतरीन स्टैचूज बना सकते हो। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी आर्ट और भी ज्यादा रिफाइन बने तो तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कड़ी मेहनत के बाद ही तुम्हारी आर्ट स्पेशल बनेगी। और हाँ, ये मत भूलो कि हम इस सिटी में क्यों आए थे। हमें जाना कहीं और था और तुम इस गैलरी में आकर खो गए। दरअसल लिन एलिस से मिलने आया था, इसलिए वो तुरंत ही उसके घर के सामने पहुंच जाता है। उसे पता था कि एलिस उससे नाराज हो गई और इसलिए वो उसे मनाने के लिए गुलदस्ता भी लेकर आया था। वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि पता नहीं एलिस अब मेरे साथ कैसा बर्ताव करेगी। जहाँ तक मैं जानता हूँ वो मुझसे काफी ज्यादा नाराज हो गई थी। और उतने में एलिस उसके सामने पहुंच जाती है। लिन तो उसे देखते साथ ही उसके सामने माफी मांगने लगा। हालांकि एलिस उससे कहने लगी कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, तुमने तुम्हारी जो सोच थी वो मेरे सामने शेयर की। मैं तुमसे काफी ज्यादा अलग हूँ, मुझे हमेशा इनसिक्योर्ड फील होता रहता, इसलिए मैं कभी गॉड का सहारा लेती हूँ तो कभी तुम्हारा लेती हूँ। मैं हमेशा दूसरों पर डिपेंड रहती आई हूँ, लेकिन अगर बात तुम्हारी की जाए तो तुम काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग और इंडिपेंडेंट हो। तुमने अपने मेहनत के दम पर खुद का मकाम बनाया, ऐसी अमेजिंग पावर हासिल की जिसके बारे में मैं बस इमेजिन ही कर सकती हूँ। और इसी वजह से तुम्हें ये समझ ही नहीं आया कि मैं ऊपर वाले पर इतना डिपेंडेंट क्यों रहती हूँ। तुमने जिस भी चीज को इमेजिन किया उसे हासिल करने के लिए खुद मेहनत की, जबकि मुझे तो ऐसा लगता है कि गॉड ही मेरी सारी विशेष को पूरा करेगा। और इतना कहते साथ ही एलिस सीधी जाकर लिन के गले लग गई। वो उसे कह रही थी कि जिस भी टॉपिक पर हमारी सोच ना मिलती हो हम उसे डिस्कस ही नहीं करेंगे। अगर हम इन्हीं बातों में फंसते गए तो हमारा रिश्ता खराब हो जाएगा और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। मैं तुमसे कभी अलग होना नहीं चाहती हूँ। जो सुनते साथ ही लिन भी उसे प्यार दिखाने लगा। और अब हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर लिन मास्टर डिलॉन के साथ फिनले सिटी में पहुंच चुका था। मास्टर डिलॉन ने नोटिस किया कि लिन तो काफी ज्यादा परेशान है। वो उन्हें बता रहा था कि मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा, एलिस का बर्ताव आज तक काफी ज्यादा बदल चुका है। वो अब मेरे साथ पहले जैसा प्यार से बात नहीं करती, उसका बर्ताव मुझे धीरे धीरे काफी ज्यादा अजीब लग रहा है। तो मास्टर डिलॉन उसे बताने लगे कि काफी दिनों से तुम्हारी मुलाकात नहीं हुई थी, तुम एक दूसरे से सेपरेटेड थे। जब तुम्हें किसी की काफी ज्यादा याद आए और वो बंदा तुम्हारे पास ना रहे तो तुम्हारी फीलिंग हर्ट होती है, और फिर धीरे धीरे करके तुम दोनों के दरमियान जो एहसास होगा वो भी खत्म हो जाएगा। इसी वजह से एक दूसरे के टच में रहना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट
इम्पोर्टेंट है। अभी सुनते साथ ही लिन थोड़ा सा हेजिटेट होते हुए मास्टर डिलॉन से ही पूछने लगा कि बताए मैं अब क्या करूं? मैं किसी भी कीमत पर एलिस को खोना नहीं चाहता। और उतने में मास्टर डिलॉन कहते हैं कि देखो तुम्हारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल चुका है। वहाँ पर एक मैजिशियन है जो कि एक बहुत ही स्पेशल क्रिस्टल को सेल कर रहा, बल इसे मेमोरी क्रिस्टल बॉल कहा जाता है, जो कि एक 8वें रैंकिंग के वाटर स्टाइल मैजिशियन ने रिफाइन किया था। बल इस क्रिस्टल को देखते साथ ही लिन भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो मास्टर डिलॉन को बताने लगा कि क्रिस्टल तो एक वाटर स्टाइल स्पेल फ्लोटिंग इमेज भी शो कर सकता। हम अल्केमी के जरिए कोई भी इमेज इस क्रिस्टल में ऐड कर सकते हैं जो कि हमेशा रिफ्लेक्ट होती रहेगी। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इससे एलिस वाला मसला सॉल्व होगा या नहीं। जिस पर मास्टर डिलॉन कहने लगे कि तुम तो एक नंबर के बेवकूफ हो, इतनी सिंपल सी बात भी समझ नहीं आ रही। इधर वो मैजिशियन सबको बता रहा था कि इस क्रिस्टल में तुम्हें बस थोड़ी सी मैजिकल पावर को ऐड करना है और फिर तुम इसमें बड़े ही आराम से अपनी स्वीट मेमोरीज को स्टोर कर सकते हो। अगर तुम्हारी लवर तुमसे दूर हो तो एक क्रिस्टल बॉल उसे गिफ्ट दो। इसमें वो तुम्हारी स्वीट मेमोरीज को देखती रहेगी और फिर तुम्हारा प्यार कभी फीका नहीं पड़ेगा, चाहे तुम एक दूसरे से कितने ही दूर क्यों न रहो। ये दूरियां तुम्हारी मोहब्बत को बिल्कुल अफेक्ट नहीं कर सकती। तो लिन ने फटाफट से उस क्रिस्टल को परचेस कर लिया। वो कह रहा था कि आज के बाद जब भी मुझे एलिस की याद आएगी तो मैं क्रिस्टल को चेक करूंगा और ऐसा ही एक क्रिस्टल मैं एलिस को भी देने वाला हूँ ताकि वो भी इस क्रिस्टल के जरिए हमेशा मुझे देखती रहे। हो सकता है कि इससे हमारा रिश्ता दोबारा से पहले जैसा हो जाए। जिस पर मास्टर डिलॉन कहने लगे कि हाय मेरे दिल को तो काफी ज्यादा तकलीफ हो रही। तुमने इस क्रिस्टल बॉल को खरीदने के लिए ढेर सारा पैसा खर्च कर दिया। सिर्फ एक क्रिस्टल की कीमत ही 800 गोल्ड कॉइन्स थी और तुमने तो 2 खरीद लिए। तुम तो खुद ही बोलते रहते कि तुम्हें ढेर सारा पैसा कमाना और फिर ये फालतू के खर्च भी करते हो। जिस पर लिन कहता है कि जो चीज एलिस को खुशी दे उसे खरीदने में कोई हर्ज नहीं। मैं तो बस अपनी बंदी को खुश देखना चाहता हूँ, चाहे उसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना क्यों न पड़ जाए। मैं अभी जाकर एक क्रिस्टल बॉल उसे दे देता हूँ ताकि हमारे दरमियान की दूरियां जल्दी से खत्म हो जाए। सो इस तरह से लिन एलिस के घर की तरफ निकल पड़ा, मगर रास्ते में उसकी अपने रूममेट के साथ मुलाकात हो गई। लिन तो उन्हें देखकर थोड़ा सा शॉक था। उनसे पूछता है कि बताओ तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। वाले तीनों बंदे काफी ज्यादा मायूस थे। रेनॉल्डो से कुछ बताने वाला था लेकिन तभी सेकंड ब्रदर ने उसे रोक लिया और उतने में एल डॉसन सामने आकर लिन के हाथों में तोहफा देख लेता है। वो कह रहा था कि तुम जरूर से एलिस से मिलने जा रहे होंगे। जिस पर लिन कह रहा था कि हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो। उतने में एल डॉसन काफी ज्यादा मायूस हो गया तो लिन कंफ्यूज होकर उससे पूछने लगा कि बड़े भाई प्लीज मुझे बताओ आखिर बात क्या है। तो एल डॉसन तुरंत ही लिन के कंधे पर हाथ रखते हुए बताने लगा कि सबसे पहला तो मुझे गलत मत समझना, मैं बस तुम्हारे सामने सच्चाई रखने वाला हूँ। दरअसल हमने एलिस को अभी भी एक बंदे के साथ देखा। वो दोनों एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर घूम रहे थे मानो वो कोई कपल हो। अब ये सुनते साथ ही लिन के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि मैं खुद जाकर ये सब देखना चाहता हूँ, तभी जाकर मुझे इस बात पर यकीन होगा। और इतना कहते साथ ही वो एलिस के घर की तरफ निकल पड़ा। डॉसन को पता था कि उसका दोस्त काफी ज्यादा दुखी है, लेकिन लिन का सच्चाई जानना भी काफी ज्यादा जरूरी था। वह लिन फिनले सिटी तक वॉकिंग करते हुए पहुंच गया। वो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। डॉसन ने जो बात उसे बताई थी वो चाहता है कि वो झूठी हो। वो किसी भी कीमत पर एलिस को खोना नहीं चाहता क्योंकि वो उस बंदी के साथ पूरी तरह से इमोशनली अटैच था। और फाइनली वो एलिस के घर के सामने पहुंच गया, मगर उसने देखा कि वहाँ पर तो कलान है जो कि एलिस को अपने कैरेज में बिठा रहा था। लिन तो उसे कलान के साथ देखकर बस खुद से ही सवाल पूछ रहा था कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वहीं पर कलान के चेहरे पर एक स्माइल थी। वो एलिस को पहले से ही पसंद करता है, लेकिन लिन उनके बीच में आ गया था और इसीलिए जैसे लिन और एलिस में दूरियां पैदा हुई उस बंदे ने उसका फायदा उठाया। साथ ही एलिस का पैक्कड़ बाप लिन से कह रहा था कि आज के बाद तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हो। मेरी एलिस कहाँ और तुम कहाँ। मैंने तो इस बेवकूफ लड़की को शुरू से ही बताया था कि तुमसे दूर रहे, लेकिन इसने मेरी एक नहीं सुनी। हाँ, मगर अब उसकी अकल ठिकाने पर आ चुकी है। जिसके बाद वो लिन को बताने लगा कि कुछ महीनों पहले ही हमारी फैमिली में बहुत बड़ी मुसीबत आई थी। उस वक्त डेप्स फैमिली के यंग मास्टर कालान ने ढेर सारे पैसे खर्च करके हमें उस मुसीबत से बाहर निकाला। और तुम उस वक्त कहाँ थे? तुम अपनी प्रैक्टिस में बिजी थे। क्या तुमने कभी एलिस पर 1 रुपया भी खर्च किया है? तुम्हारी जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं और ख्वाब देख रहे थे एलिस को हासिल करने के। वेल, उस बंदे की बकवास पर लिन तो कोई जवाब नहीं दे रहा था, मगर बेबी उस पर गुस्सा दिखाने लगा। बेबी का तो मन था इसका मुंह नोच
सोचने का, लेकिन लिन ने उसे शांत किया। तभी लिन कहता है कि अगर आपके फैमिली पर कोई मुसीबत आई थी तो फिर एलिस ने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया? अगर वो मुझे बताती तो मैं जरूर उसे मदद करता। जिस पर एलिस का बाप कह रहा था कि लड़के पता नहीं तुम्हें इंसानी जुबान समझ में क्यों नहीं आ रही, और तुम्हें हर बात तब शेयर करती जब उसका तुम पर भरोसा होता। उतने में ही कालान लिन को बताने लगा कि एलिस और मैं एक साथ ही बड़े हुए, हम दोनों बचपन से एक दूसरे को पसंद करते हैं। और रही बात तुम्हारी, तो तुम हाल ही में एलिस से मिले थे, तुम दोनों तो एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं हो। सच बताओ तो मैंने तुम्हारे बारे में काफी सारी इन्वेस्टिगेशन की, मुझे पता चला कि तुम्हारी बरूच फैमिली फॉल हो चुकी है, अब वो पहले जैसे पावरफुल और पैसे वाले नहीं रहे, और एलिस उसी बंदे के साथ रिश्ता रखना चाहती थी जो कि फाइनेंशियली स्टेबल हो। उसकी ख्वाहिशें काफी बड़ी है जिसे तुम कभी पूरा नहीं कर पाओगे। एलिस ने हमेशा महलों के ख्वाब देखे, तो भला वो तुम्हारे टूटे फूटे घर में कैसे रह सकती थी? एलिस को प्यार चाहिए, ना कि कोई जिम्मेदारियाँ। जो जिंदगी उसे चाहिए वो तुम कभी उसे दे नहीं सकते। वो हर एक चीज के लिए तरसती रहेगी और इसीलिए उसने अपने बचपन के प्यार को चुना। मेरे पास ढेर सारा पैसा भी है और मैं उससे प्यार भी करता हूँ, इसलिए चलो अब जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ और दोबारा कभी यहाँ पर नजर मत आना। जिस पर लिन कह रहा था कि मैं बस एलिस के मुंह से जवाब सुनना चाहता हूँ, अगर वो कहे तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तो कालान ने भी तुरंत ही कैरेज का डोर ओपन कर दिया ताकि लिन एलिस से बात कर सके। वल यहाँ पर लिन सीधे जाकर एलिस को कन्फ्रंट करने लगा। उस बंदी को तो ये समझ नहीं आ रहा था कि अपनी धोखेबाजी को जस्टिफाई कैसे किया जाए, इसलिए उसने सिर्फ मायूस होकर लिन से माफी मांगी। उसकी आवाज लिन के दिल पर काफी गहरे घाव कर गई थी। एक और बंदी ने सिर्फ पैसों की खातिर अपने प्यार को छोड़ दिया था। तभी कालान उससे कहने लगा कि अब तुमने एलिस के मुंह से सुन लिया है कि वो तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। जिस पर लिन कह रहा था कि अगर यही उसका फैसला है तो ठीक है, और इतना कहते साथ ही वो अपना टूटा हुआ दिल लेकर वहाँ से निकल पड़ा। उसने गुस्से में आकर उन क्रिस्टल बॉल्स को भी शैटर कर दिया था जो कि उसने हजारों गोल्ड कॉइन्स खर्च करके एलिस के लिए खरीदे थे। बल यहाँ पर लिन के दोस्तों ने देखा कि उसका दिल पूरी तरह से टूट चुका है। वो काफी ज्यादा मायूस था और उसकी ऐसी हालत देखकर उसके दोस्तों का भी दिल टूट गया। एल डॉसन तो काफी ज्यादा गुस्से में था। वो रेनॉल्ट और जॉर्ज से कहता है कि तुम थर्ड ब्रदर पर ध्यान रखना, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए तुम उसके साथ रहो, उसे बिल्कुल अकेला मत छोड़ना, तब तक मुझे एक इम्पोर्टेंट काम को हैंडल करना है। और इतना कहते साथ ही एल डॉसन वहाँ से निकल पड़ा। इधर ये दोनों लिन को फॉलो कर रहे थे। वहीं पर लिन मायूस हालत में अपने स्कल्पटिंग की जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर वो एलिस को अपने सामने देख पा रहा था। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके प्यार में कौन सी कमी रह गई जो एलिस ने उसे धोखा दिया। साथ ही इस पल में उसे पुरानी बातें याद आने लगी। दरअसल एलिस ने हमेशा खुद होकर ही लिन से बात की थी, क्योंकि उस वक्त वो बंदी काफी ज्यादा दुखी थी, तो उसने लिन में अपना सहारा ढूंढा और लिन इसे ही उसका प्यार समझ बैठा। जबकि एलिस को स्ट्रॉन्ग स्टेटस और पैसों की जरूरत थी ताकि वो अपने बाप के चुंगल से आजाद हो सके। पहला तो उसे लगा था कि लिन उसे इस दुनिया की हर एक खुशी दे सकता है, लेकिन जैसे उसे लिन की सिचुएशन पता चली, इस बंदी ने उससे दूरियां बढ़ाना शुरू कर दी। सो अब एलिस के साथ बिताए हुए पलों को याद करते हुए लिन ने अपना सारा गुस्सा पत्थर पर उतारना शुरू कर दिया। इसी दरमियान हमें बैकग्राउंड की बातें भी दिखाई जाती है, जहाँ पर कालान ने एलिस को अपने फादर से इंट्रोड्यूस किया था। वही दूसरी तरफ उन्हीं सारी मेमोरीज को याद करते हुए लिन ने उस पत्थर पर अपने अटैक करना शुरू कर दिए। वो अपने दिल की तकलीफ को एक पत्थर के जरिए जाहिर कर रहा था। वही दूसरी तरफ कालान के फादर कहने लगे कि अगर तुम्हें ये लड़की पसंद है तो इससे शादी कर लो। वैसे तो इसका हमारे डेब्स फैमिली से कोई जोड़ नहीं, लेकिन सिर्फ तुम्हारी खुशी की खातिर मैं इस लड़की को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। इधर रेनॉल्ट लिन से कहने लगा कि मेरे भाई 3 दिन हो चुके हैं, प्लीज मेरे साथ घर चलो, तुम्हें आराम की जरूरत है। अगर तुम अभी भी नहीं आई तो मैं जबरदस्ती तुम्हें घसीटते हुए लेके जाऊंगा। हालांकि जॉर्ज ने उसे रोक लिया। वो कह रहा था कि लिन को अकेला छोड़ दो, हमें बड़े भाई ने उसके साथ रहने के लिए बताया था, तो जब तक लिन यहाँ पर है हमें भी उसके साथ रहना होगा। लिन काफी ज्यादा तकलीफ में है तो उसे थोड़ा सा वक्त दो। वहीं दूसरी तरफ एल डॉसन को पता चला कि डेब्स फैमिली ने ही लिन की खुशियों को छीन लिया है। वो गुस्से में कह रहा था कि डेब्स क्लैन ने मेरे भाई को बुली करने की जुर्रत दिखाई है। डेब्स फैमिली को तो मैं ऐसे ही नहीं जाने दे सकता। जल्दी से पूरे मार्केट में खबर फैलाओ, जो भी डेब्स फैमिली के साथ बिजनेस करेगा उसे हमारे डॉसन चेंबर ऑफ कॉमर्स का दुश्मन माना जाएगा। मैं हर एक चीज बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अपने भाइयों को तकलीफ में नहीं देख सकता। और गाइस, इसे ही कहते हैं सच्चे दोस्त। डॉसन ने सिर्फ
लिन की खातिर पूरी डेप्स फैमिली को डिस्ट्रॉय करने की कसम खाई थी। उस फैमिली ने अपने पैसों के दम पर लिन को बुली किया था, तो अब उनके पास पैसा ही नहीं बचेगा। इधर लिन तो इस बातों से पूरी तरह से बेखबर था कि उसके भाई उसके लिए कितने ज्यादा परेशान हो गए। उसने तो अपना पूरा माइंड कार्विंग पर ही फोकस किया था और इसी अजीब सी स्टेट की वजह से लिन की स्पिरिचुअल पावर 1000 गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी। मास्टर डिलॉन कह रहे थे कि लिन की पावर बढ़ भी रही है और साथ ही साथ उसने ढेर सारी मैजिकल पावर को भी रिफाइन कर लिया। वहीं पर लिन के सामने दोबारा से वो सारे इवेंट्स आने लगे जहाँ पर एलिस ने उसका दिल तोड़ दिया था और कलान को पैसों के लिए चुन लिया और फिर एक बार फिर से उसने एलिस का सारा गुस्सा उस चट्टान पर उतारना शुरू किया। इधर डेव्स फैमिली के मास्टर को पता चल गया था कि उनका बिजनेस पूरी तरह से कोलैप्स हो रहा है। एक बंदा उन्हें खबर दे रहा था कि डॉसन फैमिली की चेंबर ऑफ कॉमर्स ने अनाउंस किया है कि कोई भी हमारे डेव्स फैमिली के साथ बिजनेस नहीं रखेगा और इसी वजह से हमारे जितने भी बिजनेस पार्टनर्स थे वो सब के सब अलग हो गए। जो सुनकर वो मास्टर कहने लगा कि इससे तो हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगी। आखिर डॉसन फैमिली को अचानक से क्या हो गया, वो हमसे इतनी ज्यादा नाराज कैसे हो गई? जल्दी से पता लगाओ कि सबके पीछे की वजह क्या है। इधर लिन तो पूरी तरह से अपने कार्विंग में खो गया था। उसने पूरा जोर और फोकस लगाकर एक स्टोन को अंदर से शेप दिया था। जब तक एलिस उसके आंखों के सामने घूमती रही तब तक लिन उस स्टोन पर काव कर रहा था। वो एक सेकंड भी नहीं रुका और अब अपने फ्लैट ब्लेड के एक फाइनल अटैक के साथ उसने एलिस को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया और उसी वक्त वो पत्थर हटकर लिन की कार्विंग भी रिवील हो गई। उसका दिल टूटा और उसने स्कल्पटिंग में एक मास्टरपीस बनाया। ये एक ऐसी आर्ट थी जिसे शायद लिन होशो हवास में कभी भी बना नहीं सकता था। एक मायने से ये आर्ट एलिस को रिप्रेजेंट करती है क्योंकि उसे भी फूल काफी ज्यादा पसंद थे और इस स्कल्पचर के हाथ में भी एक एलिस का फूल था। उतने में ही मास्टर डिलॉन लिन से कहने लगे कि बच्चे अब तो तुम खुश हो जाओ, तुम स्कल्पटिंग की 7वीं लेवल पर पहुंच चुके हो। तब तक एल डॉसन भी वहाँ पर पहुंच चुका था। वो कहता है मेरे भाई चलो फाइनली तुम्हें होश आ गया। साथ ही उन्हें लिन की कार्विंग भी काफी ज्यादा पसंद आई। मास्टर डिलॉन उससे कह रहे थे कि लिन अब तुम स्कल्पटिंग के एक मास्टर बन चुके हो, तुम्हारी इस आर्ट को परुक्स गैलरी की मेन हॉल में रखा जा सकता, ये काफी ज्यादा स्पेशल है। तो बताओ फिर तुमने अपनी इस आर्ट का नाम क्या रखा है? जिस पर लिन ने सोच समझकर जवाब दिया। वो कह रहा था कि इसका नाम है ड्रीम अवेकन, यानी कि सपनों से जाग जाना। एलिस उसके लिए एक सपना थी और अब लिन उस सपने से जाग चुका है। इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।